तमाम तालिबात और तलबा से गुजारिश है कि वो खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम का आगाज होगा। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो खामोशी से बैठे रहें और प्रोग्राम को सुनते रहें। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये जो प्रोग्राम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बैनर पे लिखा हुआ है अज़्म IAS एकेडमी करीमनगर की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। अज़्म, अज़्म यानी इरादा। बहुत बेहतरीन नाम, बहुत अच्छा नाम। तो मैं समझता हूं कि आप लोग सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, एक अज़्म, अपना अपना अज़्म लिए हुए बैठे हुए हैं। तो ये अज़्म IAS एकेडमी करीमनगर की जानिब से जो अवेयरनेस प्रोग्राम, खासकर IAS IPS, ये जो मसाबकती इम्तिहानात होते हैं, उनके लिए एक आप लोगों के अंदर शऊर बेदार करने के लिए, आप लोगों के अंदर जज्बा जगाने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अज़्म IAS एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों के तमाम जो यहाँ पे कमेटी के सदर और जो भी अराकीन मौजूद हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जगत्याल का इंतखाब किया। तो अज़्म IAS एकेडमी के इस प्रोग्राम के सिलसिले में, इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं जनाब मोहम्मद अख्तर अली साहब, जो इस सोसाइटी के या एकेडमी के सदर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, जनाब मोहम्मद अख्तर अली साहब से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम की सदारत करें। जनाब अख्तर अली साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। बेसिकली यूनियन पब्लिक सर्विस का जो कमीशन का जो CSC एग्जामिनेशन होता है, ये मोस्टली स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ये मोस्टली स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और इसकी अभी बेसिक जो सिलेबस होता है, वो बेसिक सिलेबस ये है जिसके अंदर जो है सबसे पहले आता है जनरल नॉलेज, इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, फिर जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज के अंदर मोस्टली जो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट जो खुसूसी तौर पर बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज के अंदर जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीजें आती है जनरल स्टडीज के अंदर। तो बेसिक हमारे जो है, अभी हम जो बेसिक हमारे सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स यानी न्यूज, और जो है जनरल स्टडीज जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आती है। जो बताया कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीजें जनरल स्टडीज के अंदर आती है। अब ये जो एग्जाम होता है, ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स में होता है एग्जामिनेशन। सबसे पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं कि प्रीलिम्स। ये जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन एवरी ईयर जून के महीने में ये कंडक्ट होता है। ये जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है, ये मोस्टली जनरल सिलेबस होता है। अभी जैसे मैंने बेसिक सिलेबस बताया कि वाइड इंफॉर्मेशन आपको ये जनरल सिलेबस में से गैदर करना होता है। बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर जो है आपको ये देखा जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है और इसके साथ साथ आपके पास एक्यूरेसी कितनी है। ये जो सिविल एग्जामिनेशन है, इसके दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है और पेपर 2 जो होता है वो CSAT जिसे कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों एग्जामिनेशन के 200 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 के 200 मार्क्स होते हैं और पेपर 2 के 200 मार्क्स होते हैं। जो पेपर 2 का जो 200 मार्क्स का जो पेपर एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको कम से कम आपको पास होना होता है। पास के लिए 33% मार्क्स आपको सिक्योर करनी होती है। 200 के अंदर 33% होंगे 66। आपको कम से कम जो है 66 मार्क्स आपको प्रीलिम्स के अंदर जो है आपको पेपर 2 में लाना है। और पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना है। और ये जो प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे MCQ कहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे आपको वाइड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एट द सेम टाइम एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक सवाल है जिसके 4 जवाब है, चारों जवाब ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे आपको, चारों जवाब आपको सिमिलर दिखेंगे। आप इतने एक्यूरेट होना है कि वो चारों जवाबों के अंदर से सिंगल आउट कर सही, बिल्कुल सही जवाब को आप सेलेक्ट कर वहां पे आप मार्क करना होता है।
ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज एवरी ईयर हिंदुस्तान के अंदर 9 से 10 लाख स्टूडेंट जो है सिविल एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए अपियर होते हैं, जो जून के महीने के अंदर जो है हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसके जो टोटल प्रोसेस के बाद जो है 1000 से 1100 बच्चों को डिफरेंट सर्विसेज के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे प्रीलिम्स के अंदर पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज होती है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। जो मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे उसके अंदर एक एवरी ईयर बेस्ड ऑन द मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर विद द स्टूडेंट उसके कट ऑफ मार्क्स बताया जाता है, और उस कट ऑफ मार्क्स के ऊपर के जितने बच्चे होते हैं उन जो वो लकी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी एक लिस्ट आती है, वो लोग जो है मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कितने लोग एग्जामिनेशन में अपियर हुए? लाखों लोग एग्जामिनेशन में अपियर हुए। अभी मैंने बताया कि 9 से 10 लाख स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपियर हुए, और कितने बच्चे प्रीलिम्स से लेकर मेंस में जाएंगे? हजारों, कुछ few thousand people will go to मेंस। तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान का अगर आप गौर करके देखें सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, जिसको क्रैक करना मुश्किल भी है, और अगर मुनस्सब तरीके से पढ़ाया जाए तो यह आसान भी है। तो आप अगर गौर करके देखें तो इसके अंदर जो है 3% सक्सेस रेट होता है, और 97% जो है स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंस को जो है आगे तक नहीं जा सकते हैं। वो लकी स्टूडेंट जो है जो सक्सेसफुली अपने प्रीलिम्स के अंदर जो है जनरल स्टडीज में अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, वो लोग जो है मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब उनकी मेंस की तैयारी शुरू हो जाती है, मेंस की एग्जाम लिखने की तैयारी शुरू होती है। यहाँ पर जो मार्क्स अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 के जो मार्क्स होते हैं, ये दोनों मार्क्स भी सिर्फ मेंस में क्वालिफाई होने के लिए है। ये दोनों मार्क्स भी एक्चुअली फाइनल रिजल्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे। जैसे अभी मिसाल के तौर पे 105 अगर 200 में कट ऑफ मार्क्स है, किसी स्टूडेंट्स को 160 आए, किसी स्टूडेंट को 105 आए, दोनों स्टूडेंट्स बराबर है। 160 वाले को कोई ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, 105 वाले को ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा। आपको जो है बस आपको मेंस की लिस्ट में आप जो यू हैव टू मेक इट टू द मेंस लिस्ट। अब जो मेंस का जो हिस्सा होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपको एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो है सिविल सर्विसेज का सफर खत्म हो जाता है। अब यहाँ से जो मेंस के अंदर जो आपको जो देखा जाता है, यहाँ पे आपको एसेस लिखना होता है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको बड़े से बड़े एसेस लिखना होता है डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। यहाँ जो आपसे जो चेक किया जाता है वो आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है, फिर आपकी नॉलेज को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आपकी नॉलेज और आपका एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज और पेपर 2 सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम आगे निकलकर जो है जब हम मेंस में आते हैं तो मेंस में टोटली 9 पेपर्स होते हैं। मेंस में कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट 2 पेपर जो होते हैं वो लैंग्वेजेस के होते हैं, जिसके अंदर जो है आप हिंदुस्तान के जो 8 में जितनी भी अगर लैंग्वेजेस है, किसी भी लैंग्वेज को आप करते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, आप तेलुगु ले सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। ये 2 पेपर्स होते हैं लैंग्वेज पेपर्स, जिसके जो है एक एक पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स होते हैं। दोनों पेपरों के अंदर आपको पास होना होता है। मिनिमम 25% मार्क्स आपको लाना होता है दोनों लैंग्वेज पेपर्स के अंदर। जो मेंस के जो 9 एग्जाम्स होते हैं, 9 एग्जामिनेशंस के अंदर आपके जो फर्स्ट 2 पेपर्स होते हैं वो लैंग्वेजेस होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर भी कह सकते हैं, कि वहां पे आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाकर आपको आगे बढ़ना है। जो रिमेनिंग आपके अभी कितने 7 पेपर्स बच जाते हैं। तो थर्ड पेपर जो होता है वो एस्से का होता है, और उसके बाद के जो रिमेनिंग 4 पेपर्स होते हैं वो होते हैं आपके जनरल स्टडीज। अभी हो गए आपके एस्से का 1 पेपर, फिर जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स, ये पूरे मिलके हो गए 5 पेपर्स। इसके अलावा जो 2 पेपर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल्स। अब ये ऑप्शनल्स जो है, जैसा ऑप्शनल कहा जाता है, ये आपको ऑप्शनल है, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए। उन्होंने आमतौर पर जो बच्चे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई आर्ट्स एंड लिटरेचर के बच्चे होते हैं वो लिटरेचर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक टोटल एक लिस्ट है जिसके अंदर जो है आप कोई भी सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात, जो पहले 2 पेपर तो क्वालिफाई के पेपर्स हो गए,
रिमेनिंग 7 पेपर जो होते हैं, ईच पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है और ईच पेपर में जो है टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 3 आवर्स होगा। ईच पेपर कितना वेटेज होगा, 250 मार्क्स और ईच पेपर का जो टाइम होगा 3 आवर्स। अब टोटल 7 पेपर से कितने मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स हो गए? 7 into 250 is how much? How much? 1750। अभी आपके रिमेनिंग जो 7 पेपर से पहले जो 2 पेपर थे क्वालिफाइंग पेपर थे वो मार्क्स आपके मेन रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। अब आपके जो 7 पेपर है जो 250 मार्क्स ईच पेपर के साथ अब आपके हो गए 1750 मार्क्स। ये जो 1750 मार्क्स हो गए आपके, इसके अंदर आपको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है। ये 3 घंटे का होगा। और मैं आपको एक चीज बताओ चलो कि ये जो आमतौर पे जो है बच्चों को जो है इसका होता है कि चाहे हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, शायद हम यूपीएससी एग्जाम नहीं लिख सकते या हम मुख्तलिफ चीजें हमारे जहनों में आती है। यूपीएससी सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं कंडक्ट किया जाता है। आप चाहते हैं तो उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप तेलुगु में लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप अपनी किसी भी जबान में यूपीएससी एग्जाम को लिख सकते हैं। जो आईएएस ऑफिसर बेस्ट ट्रेन को जो सेलेक्ट करना उनका जो मकसद है, उनका मकसद यह नहीं है कि जिसको सबसे अच्छी अंग्रेजी आती उनको सेलेक्ट करें, बल्कि उनका मकसद यह है कि जो सबसे शार्प हो कि डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। लैंग्वेज आगे बढ़ने के लिए लैंग्वेज यहां पे बैरियर नहीं है और किसी भी जबान के अंदर यूपीएससी एग्जामिनेशन का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप अपीयर हो सकते हैं। अब रही बात ये जो सेकंड जो स्टेज था हमारा मेंस का, जो मैंने अभी कहा आपको 1750 के जो मार्क्स होते हैं, यहाँ पे टोटली जो है ना डिस्ट्रिक्ट यानी आपको एसएस लिखना होता है, जिसको जो है एवैल्यूएशन होता है और उसको मार्क्स दिए जाते हैं। अब ये टोटली यहाँ पे आपकी वाइड नॉलेज को चेक किया जाता है और आप जो नॉलेज अक्वायर किए हैं, आप किसी भी टॉपिक पे जब आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो ये देखा जाता है कि वो टॉपिक पे आप किस अंदाज से अपने आप वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा गया कि आर्टिकल 370 पे जो है लिखो, तो आप वो देखना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आर्टिकल 370 के डिटेल, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, करंट सिस्टम पर जो है क्या चल रहा है, यहां तक कि अगर इसका सोल्यूशन क्या है ये भी जो है आपसे चेक किया जाता है। मिसाल के तौर पर रिसेंटली हमारे जो और डिबेट जो टॉपिक्स होते थे कि ट्रिपल तलाक है, ये जो कॉन्सेप्ट जहां चेकिंग करने का होता है, ये मौजूदा हालात के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि जो है ना आज से 200 साल पहले क्या हुआ, ये अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं अभी मिसाल के तौर पर आईएएस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनको चाहिए, इनको जो है ना सारी चीजों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये सारी चीजों को जो है ना ये देखना होता है। तो अब ये जो खुशकिस्मत वो लड़के जिसको हाईएस्ट मार्क्स जो है मेंस के अंदर आते हैं, जो कि मेंस का एग्जाम जो है आमतौर पर जो है सितंबर और अक्टूबर में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जून के अंदर और मेंस का एग्जाम होता है इधर सितंबर या अक्टूबर के अंदर। अभी आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया, अगर आप लकी इनफ है कि आप एलिजिबल हो गए मेंस के लिए, फिर आपकी जो है आपकी तैयारी तो मेंस की पहले से होनी चाहिए। ये तो आपका रिवीजन है कि जो आप प्रीलिम्स में कामयाब हो गए, अब आप मेंस के लिए जा रहे हैं, अब आप मेंस के लिए आपको 3 महीने का टाइम है, आप प्रिपेयर करेंगे, मेंस लिखेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने अगर मेंस के अंदर अच्छा किया, आप एलिजिबल हो गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए 1750 के अंदर से, तो आप यू विल बी द लकी पर्सन टू बी कॉल्ड फॉर द थर्ड स्टेज, जिसे कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। अब देखिए पर्सनल इंटरव्यू ऐसी चीज होती है, यहाँ पे अगर 1000 से 1100 लोगों को सिलेक्ट करना होता है, 1:2 रेशियो के अंदर कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर 1000 अगर हमको सिलेक्शन करना है तो सिर्फ 2000 लोगों को थर्ड स्टेज के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब रही बात थर्ड स्टेज, पहले स्टेज में हमने क्या देखा कि हमको चाहिए कि वाइड इंफॉर्मेशन हमको गैदर करना है और हमको एक्यूरेट भी होना है, इंफॉर्मेशन भी गैदर होना है और इंफॉर्मेशन हमको लेना भी है, गैदर भी करना है, फिर एक्यूरेसी भी हमारे अंदर होना है। और फिर उसके लिए कैसे आएगी दो चीज, इंफॉर्मेशन और एक्यूरेट दोनों चीजें प्रैक्टिस से आएगी। अब स्टेज 2 के अंदर हमको जो है वाइड नॉलेज गैदर करना है, इसके साथ साथ हमको एक्सप्रेस भी करना है, ये भी चीजें हमको आएगी प्रैक्टिस से। अब थर्ड चीज जो पर्सनल इंटरव्यू होती है, इसके अंदर क्या देखा जाता है, थर्ड जो स्टेज होता है पर्सनल इंटरव्यू, इसमें आपको देखा जाता है, इसमें आपको देखा जाता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर कोई सवाल किया जाता है तो आपका रिएक्शन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है,
क्वेश्चन के ऊपर आप इमीडिएट रिएक्शन कैसा है आपका, कोई प्रॉब्लम पे आपका अप्रोच कैसा है। ये पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो कि आपको जज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग वो सिस्टम के अंदर जाएं जो नाअहल हो। वो चाहते हैं कि शार्प पीपल शुड गो इनटू द सिस्टम। तो यहां जो इसके अंदर जो है जो थर्ड स्टेज जो पर्सनल इंटरव्यू होती है, इसके 275 मार्क्स होते हैं। 275 मार्क्स होते हैं। अभी टोटल कितने मार्क्स हो गए? 1750 प्लस 275। वी कैन कैलकुलेटर, वी कैन कैलकुलेट। कितने हो गए? कितने हो गए? 2025, राइट। अब यहां तो सारे कलेक्टर्स बैठे हुए, आवाज ही नहीं निकल रही है। कलेक्टर्स हैव टू स्पीक ऑल डे लॉन्ग। एक्चुअली जो है हजारों लोग मिलने आते हैं, तो यू हैव टू देखिए, आपका जब आज़म है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो आप अभी से आप आईएएस ऑफिसर कैसा बिहेव करिए, अपना एटीट्यूड बनाइए आईएएस ऑफिसर बनने की, तो इंशाल्लाह जो है आप ऑटोमेटिकली आप ट्रैक पे आ जाएंगे। तो 2025 मार्क्स होंगे स्टेट प्रीलिम्स अपने मेन और इंटरव्यू के मिलकर। ये जो टोटल मार्क्स होंगे टैली होंगे, इसके बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनेगी। अब इसके अंदर जो टॉप के रैंक्स होंगे वो जाएंगे आईएएस को, उसके बाद कुछ जाएंगे आईपीएस को, कुछ जाएंगे आईएफएस को, कुछ जाएंगे आईआरएस को, कुछ जाएंगे रेवेन्यू को। इस तरीके से टोटल 1000 to 1100 डिफरेंट सर्विसेज के पोस्ट है ना, ये पूरे इस तरीके से फिलअप हो जाएंगे। वो फॉर्चुनेट कैंडिडेट्स होंगे जो अपना सफर आए सिविल सर्विसेज तय कर काफी हार्ड वर्क मेहनत कर वो अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि भाई सिविल सर्विसेज किसे कहते हैं, सिविल सर्विसेज बेसिकली जो है कौन कंडक्ट करता है, सिविल सर्विसेज का जो है बेसिक सिलेबस क्या है, और सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और सिविल सर्विसेज में कितने एग्जामिनेशन होते हैं, और एक एक स्टेज पे क्या जो है हमसे चेक किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम सिविल सर्वेंट कैसे बने। अब हमारे पास तो इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। सबसे पहले देखिए, अगर कोई यहाँ पे ग्रेजुएट है जो ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं, तो आप अब गौर करके देखें कि यहां पे जो हमारी प्रिपरेशन होती है ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड होती है। एक होती है हमारी फोकस, दूसरा होता है हार्ड वर्क, और तीसरा होता है डिटर्मिनेशन, जो कि आपके सामने सब। जब तक कि हम नहीं चाहते कि हमें बनना है, जब तक कि हम नहीं चाहते कि हमें बनना है, हजारों कोचिंग सेंटर्स मिलकर भी आपको एक आईएएस ऑफिसर नहीं बना सकते। जब आप इरादा करते हैं कि हम मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो हजारों लोग मिलकर भी आपको रोक नहीं सकते। हजारों लोग भी मिलकर आपको रोक नहीं सकते जब आपका इरादा एक मुसम्मम ये होता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, मैं हिंदुस्तान के गवर्नेंस का हिस्सा बनूंगा, मैं इंशाल्लाह कुछ बनकर आगे हमारी कौम मिल्लत के लिए कुछ करूंगा। अपने अंदर ये जब इरादा अगर हम पूरी तरीके से कर लेते हैं, तो आपका सफर उस दिन से जो है ना आपका आईएएस आईपीएस को जाने का सफर शुरू होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है आपके सामने, इसको करने के लिए सबसे पहले आपकी जो प्रिपरेशन होती है, जो कि अगर हमारी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आज से भी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स पढ़ते हुए आपके अंदर ये आदत डाली। अगर यहाँ कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट्स है, यहाँ कोई जूनियर कॉलेज के, अगर कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट्स है, उनके सामने अगले 5 साल है, जो 5 साल के बाद उनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखना है। अगर कोई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है, उनको 4 साल है, डिग्री के स्टूडेंट्स है, उनको 3 साल है। आज ही से आप न्यूज़पेपर कोई भी इंडियन, कोई भी जो है नेशनल न्यूज़पेपर पर नेशनल पढ़ने की आदत डालें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो इंडियन एक्सप्रेस हो। उसके अंदर जो है आपको पढ़ने हैं आर्टिकल्स, जो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं। आमतौर पे हमारा जौक ये है कि हम दक्कन क्रॉनिकल लेते हैं, एंटरटेनमेंट का टैबलेट पढ़ लेते हैं, बाजू रख देते हैं। दक्कन क्रॉनिकल के एंटरटेनमेंट से हमें कुछ नहीं आता, दक्कन क्रॉनिकल के एंटरटेनमेंट के टैबलेट पढ़ने से हमें कुछ नहीं आता। तो आज की शुरुआत होनी चाहिए आपके न्यूज़पेपर पढ़ने से, जहां पे आप डेली जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उसको आप डिकोड करेंगे, फिर जो है आप लिखने के कैपेबल बनेंगे। अब आप रीडिंग तक करते रहेंगे। आप देखिए सबसे ज्यादा तो इसके अंदर अगर हम गौर करके देखें, इसमें 2 स्किल्स टेस्ट किया था, एक रीडिंग स्किल्स और एक राइटिंग स्किल्स। जब आप एसेस लिखते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और रीडिंग। आप देखिए अगर एक आईएएस ऑफिसर के कोई चैम्बर पर जाएं, उसके सामने इतनी बड़ी फाइल होती है,
हम और आपके सामने इतनी बड़ी फाइल अगर आप लाकर रख दे तो हम कम से कम 1 हफ्ता लगेगा हमें वो फाइल को पढ़ने के लिए। मैं और क्या कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को वो पढ़ते नहीं है फाइल को, वो स्कैन करते हैं, वो स्कैन करते हैं, मतलब उतने फास्ट प्रोफाइलिक रीडर्स होते हैं और इतनी कम वक्त में वो ऐसे जो है ना स्कैन करके जो है ना वो डिसीजन दे देते हैं। जो है ये जो है रीडिंग करने से आता है। ये जो कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं, जितने आप फास्ट रीडर बनेंगे, चाहे आप किसी भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव अगर कोई किताब पढ़ें या आप जो मोटिवेशन बुक पढ़ने की आदत डालें या आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, तो जितना आप पढ़ेंगे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। जब रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे तो आप अगर एक पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो उसको पूरी तरीके से पैराग्राफ को ऐसे समझ सकेंगे। वरना आमतौर पर मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि जिसकी रीडिंग की जो है जो लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स होती है, वो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर पाते और पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके जहन में क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्यों होता है? इस वजह से होता है कि उनकी रीडिंग उतनी फास्ट नहीं है कि जिसको जो है रीड करके उनका माइंड जो है पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट करके अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ अगर 10th क्लास के अगर बच्चे बैठे हुए हैं, आपके जो है तो लैंग्वेज एग्जाम्स होते हैं, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स है कि बगैर टेक्स्ट बुक पढ़े के आप 60 मार्क्स ला सकते हैं अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हैं। बगैर टेक्स्ट बुक पढ़े, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, आपको नीचे क्वेश्चन होते हैं। आमतौर पर हम बच्चों को देखते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरीके से पढ़ते भी नहीं, इधर उधर देखते हैं कि वो क्या लिखता है आंसर, वो क्या लिखता ताकि उसका देख के मैं लिखूं, हालांकि आंसर उस पैराग्राफ के अंदर होता है। तो वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? क्योंकि रीडिंग स्किल जो है ना उस लेवल तक नहीं आई जहां पर वो रीड कर जो है उसको अंडरस्टैंड करें। ये तीनों स्टेजेस जो मैंने बताया कि स्टेज 1 जो प्रीलिम्स का और मेंस का और जो थर्ड स्टेज है, ये तीनों चीजों में एक्सेल करने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अपने अंदर अज़्म और इरादा करें कि हम इंशाल्लाह उस ट्रैक पे अपने आप को डालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हम चंद सालों के अंदर जो है ये जो है हम कामयाब होंगे। तो ये ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि जो है लोग 2 साल से 5 साल इसके अंदर लगाते हैं, कम से कम 2 साल लगाते हैं। कुछ ऐसे होशियार नौजवान या तालिबा और तालिबा होते हैं जो 10th क्लास या इंटरमीडिएट के अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अलग आईएएस ऑफिसर बनना है। तो अगर सोचो अब जो इंटरमीडिएट में अगर डिसाइड कर लिए तो 2 साल इंटरमीडिएट के, 3 साल डिग्री के, तो 5 साल मुसलसल उनकी प्रिपरेशन चल रही है कि जो है ना किस तरीके से वो प्रिपरेशन, उनका मकसद एक ही होता है कि जो है ना मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे अजीजों, आज अगर हम दुनिया में गौर कर देखें, हमें चाहिए कि हमारे बच्चे तालीमी मैदान में आगे चलें। अभी हाल ही में मैं एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था, उसका एक छोटा सा वाक्य मैं आपके सामने बयान करता हूं। अल्लामा इकबाल का सफर हुआ यूरोप को। अल्लामा इकबाल यूरोप के सफर पे गए तो वो किसी एक पार्क में उनका जाने का इत्तेफाक हुआ और जब उस पार्क में जाकर बैठे हुए थे, वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का पार्क में किताबें खोलकर पढ़ रहा है। पार्क में किताबें खोलकर पढ़ रहा है तो अल्लामा इकबाल ताज्जुब करने लगे कि ये क्या चीज है, यहाँ जहाँ खेलने की जगह है और ये लड़का इस जगह पर बैठ के पढ़ रहा है, तो खेलने की जगह पर ये कैसे पढ़ रहा है। वो उठकर अपनी जगह से उठकर उस लड़के के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, क्या तुम्हें खेल पसंद नहीं है? क्या तुम्हें खेल पसंद नहीं है? क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं? तुम ये खेलने के औकात में तुम क्यों करते हो? उसका जवाब सुनिए आप, होता है हम दुनिया में बहुत थोड़े हैं, हम दुनिया में बहुत थोड़े हैं, हम बहुत छोटी कौम है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी कौम मिट जाएगी, हम दुनिया में बहुत थोड़े हैं। वो ताज्जुब से पूछते हैं कि तुम किस कौम के हो? वो कहता है कि मैं यहूदी हूं, मैं यहूदी हूं। मेरे अजीजों, अगर हम गौर करके देखें 1% भी नहीं है यहूदी इस दुनिया में, अगर सारी दुनिया के निजाम को चला रहे हैं। अब आज हमारी वक्त की जरूरत हमको ये है कि हम भी जो है पढ़कर मेहनत करके इसके अंदर आए। मैं आपके सामने 2 अपने छोटे केस स्टडीज आपके सामने बयान करकर जो है मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने 2015 के टॉपर अंसार शेख का नाम सुना होगा। कितने लोगों ने अंसार शेख का नाम सुना है? 2015 के आईएएस जो है टॉपर अंसार शेख। चलो ठीक है, माशाल्लाह 25% जो है आप जो है यहाँ के लोग जो है अंसार शेख को नाम सुने हैं। अंसार शेख एक वो लड़का है जो 21 ईयर्स में आईएएस को क्रैक किया है। कि ये वो लड़का है जो सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ अ नेशन। उससे पहले चंद साल पहले एक और लड़का था, वो जो 22 साल की उम्र में आईएएस को क्रैक किया था। अंसार ने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया और वो 21 ईयर्स के अंदर जो है आईएएस को क्रैक किया।
अब सवाल उठता है कि अंसार भी शायद कोई आईएएस ऑफिसर का बेटा होगा या कोई आईपीएस ऑफिसर का बेटा होगा, या वो दिल्ली के कोई बड़े कोचिंग सेंटर में कोचिंग किया होगा या बेंगलुरु के कोचिंग सेंटर में कोचिंग किया होगा। मेरे अजीजों, आप ताज्जुब हो गए, अंसार शेख के वालिद ऑटो चलाते थे। अंसार शेख के वालिद ऑटो चलाते थे और उसकी वालदा खेतों में काम करती थी। ये वो लड़का है जो है बिल्कुल गरीब खानदान का, एक गांव का रहने वाला, महाराष्ट्र का रहने वाला, जालना डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है। और इसने आईएएस एग्जामिनेशन इंग्लिश में नहीं लिखा, ये मराठी में आईएएस एग्जामिनेशन अपीयर हुआ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अंसार शेख ने मराठी में लिखा। अंसार शेख का भाई 8th क्लास तक अपनी पढ़ाई कर अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है, छोड़कर गैराज में काम करता है ताकि जो थोड़े से पैसे मिले मैं अपने भाई की पढ़ाई को सपोर्ट करूं। ये लड़का 10th क्लास में इरादा करता है कि मैं आईएएस बनूंगा। कौन सी क्लास में? हमारे लड़कों लड़कियों को 10th में होश भी नहीं रहता। 10th क्लास में इरादा करता है कि जो है आईएएस बनूंगा। 10th क्लास में इरादा कर आईएएस का इरादा करता है, वो 10th में टॉप करता है। इसके बाद इंटर में टॉप किया। वो कहता है मैंने 5 इयर्स प्रिपरेशन किए। कैसे 5 इयर्स हुए? इंटरमीडिएट के 2 साल, डिग्री के 3 साल। माने वो जब पढ़ते वक्त ही जो है ना उसका प्रिपरेशन शुरू हो गया, पढ़ते वक्त ही प्रिपरेशन शुरू हो गया कि 5 साल मैंने प्रिपेयर किए। इंटर 10th के बाद ही जो 10th के अंदर मेरा इरादा हुआ कि भाई आईएएस ऑफिसर बनूंगा। इंटरमीडिएट के अंदर जो है ना वो जैसे भी जो है इंटर मुकम्मल कर लेता है, फिर डिग्री के अंदर जो है वो डिग्री जो है पूरी करके जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो आईएएस। अंसार से पूछा जाता है कि भाई तुम कैसे जो है प्लानिंग किए? वो ये कहता है कि भाई देखो, सबसे पहले मैंने ये प्लानिंग किया, आखिर सिविल सर्विस एग्जाम है क्या, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये क्या, और मुझे कैसे क्रैक करना है। मैं ओल्ड पेपर्स को देखा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और वो छोटा सा एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है? सचिन तेंदुलकर। और दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर कौन है? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर 150 की स्पीड से बॉल करते हैं और सचिन तेंदुलकर जो ना उसी स्पीड से छक्के लगाता है। दूसरे बैट्समैन शोएब अख्तर की बॉलिंग से डरते हैं, पर सचिन तेंदुलकर वही बॉलिंग को जो है स्मैश कर बॉल ग्राउंड के बाहर चले जाता है। अब ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की उतनी फास्ट बॉलिंग पर छक्के कैसे लगाता? सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, वो एनालाइज करता था कि लास्ट मैच में शोएब अख्तर कैसे बॉलिंग किया, कितनी स्पीड से बॉलिंग किया, बॉल कहां डाला, शॉर्ट लेन बॉल था, गुड लेन बॉल था या फुल लेन बॉल था, बॉल कहां कर रहा था और बॉल कब उसके हाथ से मिस हो रहा था। ये पूरी एनालाइज किसने किया? सचिन तेंदुलकर ने किया। अब एनालाइज करके जो ना बस खाली थियोरेटिकल प्रिपरेशन करके वो नहीं रुका, वो सीधे सीधे बैट बनता था, डेली नेट प्रैक्टिस करता था कि उसी किस्म के बॉल मुझे डालो और मैं स्मैश करूंगा। तो उसके बाद जब पूरी तैयारी करके कॉन्फिडेंटली जब जो अपनी बैट लेकर जब ग्राउंड में जाता था, लोग शोएब अख्तर से डरते थे, शोएब अख्तर सचिन तेंदुलकर से डरता था कि ये बॉल बाहर मार देगा। तो ये सब कैसे? तो अंसार शेख ने कहा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी सही है। अब मैं क्या करूंगा कि पहले मैं ये देखूंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, पेपर कैसा बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनाने वाले का जहन क्या सोचता है, ताकि मैं उसके जहन के साथ प्रिपेयर करूंगा। तो उसके बाद जब उसने तैयारी की तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, ऐसे आईएएस बनने के लिए बहुत से लोग काफी अटेम्प्ट भी करते हैं, वो पहले ही अटेम्प्ट के अंदर जो है वो क्या करता है, वो 2015 के अंदर जो है यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनता है अंसार शेख। एक मतलब अंसार शेख के लिए आप लोग क्लास मारिए। अब आपको दूसरा केस स्टडी मैं बताता हूं। ये लड़की का नाम है श्वेता अग्रवाल। श्वेता अग्रवाल मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखती है, ये वेस्ट बंगाल की है। श्वेता अग्रवाल बिल्कुल गरीब खानदान की। इसका वालिद जो है डेली वेजेस में काम करता था कि जो सुबह काम पे गए, शाम तक काम किए, शाम में पैसे लिए घर आए। श्वेता कहती थी कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में थी तो मेरी दादी जो है मेरे वालिद को जो है रोजाना डांटती थी कि अगर बच्चा अगर पैदा होगा, लड़का होगा तो इसे रखो, अगर लड़की है तो इसे खत्म कर दो। वो भी कहती थी कि आई हैव सर्वाइवड दैट फीटस। तो फिर जब मैं दुनिया में आई
मेरी हमारी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली थी 25 मेंबर्स की। मेरे पूरे खानदान के अंदर जो है कोई खुश नहीं थे मेरे दुनिया में आने के बाद, सिवाय मेरे माँ बाप की। सिर्फ दो ही पीपल थे, मेरे माँ बाप जो खुश थे कि उन्हें लड़की हुई है। मेरे पूरा खानदान अगेंस्ट था कि जो मैं इसको जो है पैदा ही ना होने दो। बिल्कुल गरीब खानदान थी। अब उनके वालिदैन जो है वो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गए थे। अब उनकी ख्वाहिश थी कि अपने बच्ची को पढ़ाएं। वो बड़ी मुश्किल के साथ डेली वेजेस करते हुए वो एक छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर उसको जो है लाकर एडमिशन कर दिए, जिसकी मंथली फीस थी 165 रुपीज। वो ये कहती है कि मेरे बाप रोजाना काम करके जब शाम में घर आते थे तो डेली 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 9 रुपए रोजाना एक डब्बे में पैसे डालकर सेव करते थे, ताकि मंथ के एंडिंग में वो 165 रुपीज हो और वो जाकर मेरी मंथली फीस पे किए जाए। और जब घर को कोई मेहमान आते, आमतौर पे छोटे बच्चों को चॉकलेट खरीदने के लिए कोई 5 रुपए देते, कोई 1 रुपया देते, कोई 2 रुपए देते। मैं चॉकलेट नहीं खरीदती थी, मैं वो पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती थी, किसी वजह से मेरे महीने की फीस अदा हो जाए। वो ये कहती है कि सेकंड क्लास में जब थी तो मेरे स्कूल में स्कूल फेस्टिवल था। आमतौर पर हमारे यहाँ भी अभी कल्चर आ गया है कि स्कूल फेस्टिवल्स का, कि कुछ खाने के स्टॉल्स लगेंगे, कुछ गेम्स के स्टॉल्स लगेंगे। स्कूल वालों ने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे लाने हैं, और वो घर आकर अपनी माँ को पूछती है कि मुझे पैसे चाहिए, स्कूल में स्कूल फेस्टिवल है। माँ ये कहती है, श्वेता तुम्हें पता है कि हम सिर्फ तुम्हें एजुकेशन दे सकते हैं, हम सिर्फ तुम्हें हम एजुकेशन दे सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं। वो छोटी सी लड़की उस 7 साल की उम्र में वो रियलाइज करती है, 7 साल की उम्र में रियलाइज करती है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अच्छा पढ़ूंगी, पढ़कर मेरे माँ बाप को खुश करूंगी। मेरे माँ बाप मेहनत कर डेली वेजेस पे काम करके, मेरा बाप और मेरी माँ मेहनत कर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैं मेहनत कर मैं अच्छा पढ़कर मैं अपने माँ बाप को मेरे स्कूल में रखने के हर साल में क्लास में टॉप कर जो है उन्हें मोटिवेट करूंगी और उनका जो है मैं खुशी का हिस्सा बनूंगी। ये लड़की ने कब रियलाइज किया? हमारे तो नौजवान आज 25 साल की उम्र में भी रियलाइज नहीं करते कि वालिदैन की तकलीफ क्या है। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारी तलबा और तालिबात ये कभी ये महसूस नहीं करते कि किस तकलीफों के साथ, किस मुश्किलात के साथ वालिदैन जो है मेहनत करके चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो, उनके बच्चे स्कूलों को जाए और पढ़े। और हमारी तो फिक्र आज अल्लाह ना करे कि ऐसे ऐसे चीजों के अंदर जो हमारे हाथों में आ चुके हैं, जो है मगरिबी दुनिया चाहती थी कि हमारी कौम खराब हो चुकी, वो चीजों के अंदर हम फंस कर जो है हम अपने मकसद ऐन से हट चुके हैं। वो छोटी सी लड़की 7 इयर्स में रियलाइज करी। अल्लाह करे कि कम से कम हम आज इस उम्र में अगर हम रियलाइज करें कि हमारे वालिदैन का मर्तबा क्या है, हमारे वालिदैन की मशक्कत क्या है, मैं चाहता अगर आज भी हम रियलाइज कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर देंगे। उसके बाद वो लड़की मेहनत से पढ़ती है, पढ़कर जो है एसएससी में टॉप करती है, इंटरमीडिएट में टॉप करती है, फिर ग्रेजुएशन में टॉप करती है। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जो है वो उनके खानदान का रिवाज था कि 14 से 15 साल की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाते थे। किसी वजह से जो ना उसके बाप और माँ पूरे खानदान से लड़कर जो है ये लड़की को जो है बगैर शादी करके इसको पढ़ाई इसको आगे करते हैं। उसके बाद वो एमबीए करती है। एमबीए करने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी डेलॉयट के अंदर जॉब करने लगती है। डेलॉयट के अंदर जब जॉब करती है तो जॉब करने के दौरान उसको एक अजीब पेशेनी ये होती है कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद में किस तरफ ले जा रही हूँ। अभी उसकी उम्र क्या है? उसका ऑलरेडी शी इज 23 इयर्स ओल्ड। शी इज 23 ईयर। ये मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो डिग्री ऑलरेडी खत्म कर चुके या जो पीजी भी खत्म कर चुके, वो कभी कभी ये सोचते हैं कि भी हम तो पूरी पढ़ाई खत्म कर दे, हम भी क्या कुछ कर सकते हैं क्या? श्वेता का एग्जाम्पल आपके लिए है कि उसके बाद उसको एक अजीब बेचैनी होती है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे भी आईएएस ऑफिसर बनना है। फिर वो जाकर जो है अपना रेजिग्नेशन देती है मैनेजर को। अब वो मैनेजर जो है कहता है, श्वेता, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एवरी ईयर? अराउंड 9 lakh to 10 lakh. But how many students will become IAS officers? Only 90. Who would figure to be in part of that? तो वो बोलते हैं कि so what? इसका क्या होगा? I will be part of that 90. मैं उन 90 के अंदर जो रहूंगी। तो वो अपना इरादा करती है उसी वक्त कि भाई मैं इस लुक्रेटिव जो आईटी के जॉब को छोड़कर या मैनेजमेंट के जॉब को छोड़कर मैं इरादा करकर आईएएस ऑफिसर बनूंगी। वो रेजिग्नेशन देकर अपनी जो है एक छोटा सा कमरा लेकर अपना आईएएस की तैयारी शुरू करती है। 2013 के अंदर वो एग्जाम लिखती है।
उसको कामयाबी हासिल नहीं होती है। 2014 के रिजल्ट के अंदर उसका रैंक आता है 497। काफी लोग जो है खुश हो जाते हैं कि अब तो तुम्हारा सफर पूरा हो गया, तुम तो वो 1000 की लिस्ट में आ गए, अब तो वो इंडियन रेवेन्यू के लिए सेलेक्ट हो जाती है। श्वेता कहती कि नहीं, रेवेन्यू मेरे लिए नहीं है, मैं फिर से आईएएस फिर से जो है एग्जाम लिखूंगी। ये एग्जाम ऐसा है कि ये डायनामिक होता है। 2019 का पेपर पैटर्न अगर ऐसा होता है तो 2020 का पैटर्न ऐसे ही वो जरूरी नहीं है। मगर कोई लड़का या लड़की 2019 के अंदर जो है अगर 1000 की लिस्ट में आ गए, ये कोई गारंटी नहीं है कि 2020 के अंदर भी आएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था, इसके बावजूद जो है वो रिस्क लेने के लिए रेडी थी, क्योंकि उसका अर्ज था कि मुझे सिर्फ आईएएस ही बनना है। 2015 का रिजल्ट आता है, उसका रैंक आता है 161, उसे आईपीएस मिल जाता है। अब भी फैमिली वाले कहते हैं अब तो खुशी की बात है, तुम तो आईपीएस ऑफिसर बन गई, अब तो तुम्हारी उम्र 26-27 ईयर्स की हो गई, अब तो तुम शादी की उम्र खत्म होने आ रही है, तुम शादी कर लो। वो ये कहती है मैं शादी मेरी 32 के बाद ही हो सकती है, मगर 32 के बाद में आई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकती। वो अपने सफर को जारी रखती है। वो अपने सफर को जारी रखकर जो है 2016 का जब रिजल्ट आता है तो उसका रैंक आता है ऑल इंडिया रैंक 19th रैंक, और आज वो वेस्ट बंगाल की जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनी हुई है, आईएएस ऑफिसर। आप अगर देखिए दोनों, श्वेता अग्रवाल को ले लीजिए या शेख अंसार को ले लीजिए, दोनों गरीब खानदान से थे। आमतौर पे हमारे जहनों के अंदर ये चीजें फंसी हुई है, पता नहीं कैसे कहां से आ गई। मैं काफी कोशिश करता हूं कि चीजें कहां से आ गई। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो है जो हमको पैसे होना चाहिए, इसके पीछे काफी पैसे खर्च हो गए, इसके पीछे जो ना हम अच्छे बड़े सिटी में होना चाहिए, या हमारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए श्वेता अग्रवाल, अंसार शेख दोनों गांव से ताल्लुक रखने वाले, दोनों गांव से ताल्लुक रखने वाले, दोनों भी गरीब खानदान के, दोनों भी गरीब खानदान के, दोनों भी कोई अच्छी इंग्लिश बोलने वाले नहीं। और अगर आप अंसार शेख को देखें, आज तो मुसलमानों के अंदर इतनी पस्त हिम्मती हो गई है, हम ये कहते हैं कि भाई आईएएस ऑफिस एग्जाम के लिए अरे हमको कहां से आता, वो ऑलरेडी पार्शियलिटी होती है, वो होती है, ये होती है। अंसार शेख कहता है कि मेरे यहाँ भी 3 रिजर्वेशन, मैं विलेज बैकग्राउंड का था, मैं गरीब था और मैं मुसलमान था। ये तीनों चीजें मेरे अगेंस्ट थी, इसके बावजूद मैं अपनी कोशिश के अंदर आगे था और मैं आईएएस हासिल कर सका। मेरे अजीजों में तलबा और तालिबात जो है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप भी अंसार शेख जैसा आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप भी श्वेता अग्रवाल जैसे आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो ना आप भी अपना इरादा, अपना अज़्म ये बनाएं कि इंशाअल्लाह मैं भी आज से इस सफर की तैयारी करूंगा, इस सफर में अपने आप को डालूंगा, मैं अज़्म करूंगा कि इंशाअल्लाह मैं मेहनत से पढ़ूंगा, मैं फोकस लगाकर पढ़ूंगा और मैं हार्डवर्क करूंगा और अपने अज़्म में कामयाब हो जाऊंगा। जब तक कि जो है हमारे अंदर ये नहीं आया, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये हार्डवर्क करने की एबिलिटी नहीं आई, हम जो है अगर हम ये मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमें चाहिए कि जो है ना आज अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, या आप अगर डिग्री के या पीजी के स्टूडेंट है, आप में से हर एक के अंदर ये पोटेंशियल है, आप भी उस मंजिल तक पहुंच सकते। आप हम जगतियाल के हैं, अगर हम पॉसिबल है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां आईएएस इंटरव्यू लेने वाला ये नहीं देखता कि जगतियाल के हैं या करीमनगर के हैं या दिल्ली के हैं या बेंगलुरु के हैं, सारे लोग बस ये कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। शर्त यह है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है। यस, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंशाअल्लाह उस मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। जब तक ये चीज और तीनों से अगर हम देखें तो ये कॉमन थिंग दिखती है कि फोकस, हार्डवर्क और जो है हार्डवर्क और फोकस के साथ साथ डिटर्मिनेशन। एपीजे कलाम जो कि हमारे एक मिसाइल मैन, उनसे पूछा गया कि मैं सक्सेस कैसे हासिल करूं, तो स्टूडेंट्स ने उन्हें पूछा एक ही चीज, हैव अ ग्रेट एम, हैव अ ग्रेट एम, continuously acquire the knowledge, continuously acquire the knowledge, work hard and then persevere and achieve it. मैं अक्सर जो है ये स्टेटमेंट कहा करता हूं, ये बहुत बड़े ऑथर का जो स्टेटमेंट है, पीटर ड्रकर नाम है इनका, कि the best way to predict the future, the best way to predict the future is to create it. अपने
फ्यूचर को अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हम उसको फ्यूचर को हम बनाएं, मुसलसल उसके पीछे अगर हम मेहनत करें तो इंशाल्लाह पॉसिबल हो। इसके साथ साथ जो है अज़्म आईएएस एकेडमी का जो असल मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नौनिहाल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के साथ साथ दीन इस्लाम पे कायम रहें, मजहब और मिल्लत की जो है उनके अंदर खिदमत का जज्बा हो। मेरे अजीज़, अगर आज हम गौर करके देखें, अभी मैंने कहा कि लेस देन 5% हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर इस वक्त मौजूद है, उनमें से अक्सर लोग जो है ये हमारे जो इस्लामिक ट्रैक से हट चुके हैं, जिसकी वजह से एक और जो हमको प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल जो हमारी होती है ये मजहब व मिल्लत इस्लाम के प्रिंसिपल्स पे कायम होते हुए अपने प्रिंसिपल्स को डिविएट नहीं करते हुए उस मुकाम तक पहुंचे, ताकि जब वो उस मुकाम पर पहुंचे तो वो मिल्लत की खिदमत कर सकें, वो अपने मजहब को अपने प्रिंसिपल्स को लोगों तक पहुंचा सकें। इंशाल्लाह ये उस वक्त हासिल होगा जब आप अज़्म करेंगे कि हम जो है, अगर हम ये कोशिश करेंगे तो हम जो है कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जो है मिर्जा गालिब का ये शेर अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि जो आमतौर पर जो हमारे अंदर ये शिकायतें होती है, हमारे अंदर ये चीजें होती हैं कि भाई हम मार्जिनलाइज्ड है, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मेरे अजीजों, ऐसा कोई नहीं है। आज अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके सामने जो दानिश्वर बैठे हुए हैं, हमें से ये लोग हर एक अपने अंदर ये दर्द रखते हैं। अगर हमारे कौम मिल्लत के जो है तलबा और तालिबात अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से हम उनका ताउन करें, किस तरीके से हम उनको आगे बढ़ाएं, किस तरीके से जो है आज जो रहबरी आपको मौजूद है, हमारे बचपने में जिस वक्त जो है हम पढ़ते थे उस वक्त ऐसी रहबरी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद जो है मेहनत कर जो है आगे आ चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने गाइडेंस है, आपके सामने काउंसलिंग है, आपके सामने डिफरेंट एवेन्यूज है, आपके सामने बहुत सी चीजें मौजूद है। अगर आप संजीदा होकर अगर फायदा उठाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप भी जो है इस इख्तियार से जो है आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। कि मेरे दिलों ये जो मिर्जा गालिब का जो शेर है, हाथों के लकीरों पे न जा गालिब, हाथों के लकीरों पे न जा गालिब, हाथों के लकीरों पे न जा गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इस शेर के साथ और आखिर में मैं छोटा सा एक 2 मिनट बताकर खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अज़्म आईएएस एकेडमी आपके सामने आज यहाँ हम जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आज इस एकेडमी से जुड़े। आपको अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, आप 10th इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप डिग्री के स्टूडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के अंदर हमारी एक एकेडमी जो है करीमनगर में कायम है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन भी किया, आपसे फॉलोअप भी किया जाएगा। आप वहां से जुड़े, आपको स्टेप बाय स्टेप रहबरी की जाएंगी। ना आपको दिल्ली जाने की जरूरत है, ना आपको बेंगलुरु जाने की जरूरत है। आप आपके घर में बैठकर सिर्फ एक इरादे के साथ कि मैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनूंगी और बनूंगा, इंशाल्लाह अज़्म जो है आपको जो है अब आपके अज़्म में इंशाल्लाह कामयाब करेगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, बेहतरीन। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद आप तमाम जिस मकसद के लिए यहाँ पर जमा है, हम भी जिस मकसद के लिए जमा है, वो बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए आपकी पूरी बात का मुद्दा ये है, उखादी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखादी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। देखो ये आईएएस एकेडमी बड़ी मेहनत के साथ मुसलसल जिद्दोजहद करते हुए आज आपके सामने है। बहुत मेहनतें हैं इसके पीछे। आज जो आप इतना आसानी से यहाँ पर जितने जी असर हजरात डाइस पर नजर आ रहे हैं, एक साथ जमा हुए हैं कौम मिल्लत के दर्द के लिए। आप सोचिए इसके पीछे बहुत ज्यादा फिक्र कारफरमा है। खास मानो मुफ्ती मोहम्मद एतमादुल हक कासमी साहब की जेर सरपरस्ती बहुत तेजी के साथ ये अज़्म एकेडमी कामयाबी की तरफ रवाना है। मैं अभी आप मुकम्मल तौर पे ये अज़्म आईएएस एकेडमी के मकासद, प्रोग्राम और गाइडेंस मुकम्मल तौर पे हासिल कर चुके हैं और इसके साथ साथ तफसीली गुफ्तगू और एक हमारे मुकर्रिर साहब हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि
एक नाम आपके सामने पेश हो। उमेमा नदी जमात नहम की तालिबा है, वो आए और आपके सामने नाते पाक पेश करें। उमेमा नदी। इसके बाद अज़ान हो रही है, अज़ान का जवाब दे, अज़ान के बाद इंशाअल्लाह नात पेश की जाएगी।